कभी सोचा है कि आपके भाई की कोई मजाक मजाक में जान ले ले और उस समय आप कुछ भी ना कर पाए सिवाय नफरत के। अब ये नफरत किस हद तक जा सकती है, आइए आज की कहानी में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और शहर में हो रहे हम कुछ घटनाओं को देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर में एक अजीब तरीके से मर्डर्स किए जा रहे थे। खून का पैटर्न सेम, बॉडी का चेहरा बिगाड़ कर उसे जलाया गया था ताकि बॉडी की आइडेंटिटी ना की जा सके। ये केस एक ब्रिलियंट ऑफिसर विवेक के हाथ में दिया जाता है। विवेक इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। अब तक शहर में टोटल 3 डेथ हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक एक क्लू तक नहीं लगा। सारे ही खून एक सुनसान इलाके में होते थे। रात को विवेक को एक कॉल आती है कि एक और डेथ बॉडी मिली है, लेकिन जब विवेक वहां पर उसे चेक करने जाता है तो वहां कुछ नहीं होता। और जब विवेक वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद से विवेक गोवा में चला जाता है। क्या सच में ये एक एक्सीडेंट ही था या प्लान एक्सीडेंट था, इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब विवेक के केस को आईपीएस ऑफिसर अरविंदन को दे दिया जाता है। अरविंदन एक यंग एज और एक स्मार्ट ऑफिसर है। वो सारे मर्डर स्पॉट को एक बार रिविजन करता है। उसका को असिस्टेंट सीनियर इंस्पेक्टर रवि है, लेकिन वहाँ इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। सीन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सुनसान बस स्टॉप पे बैठा हुआ था। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर एक ब्लैक विंटेज कार आकर रुकती है। उसमें से एक अजीब सा मास्क पहने हुआ आदमी अपने हाथ में स्टन स्टिक लेके आगे बढ़ रहा था। बस स्टॉप पे जो आदमी था, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो मास्क वाला बंदा उसे अपने इलेक्ट्रिक रॉड से स्टन कर देता है। और अगले ही दिन फिर एक डेथ बॉडी मिलती है, लेकिन इस बार उस डेथ बॉडी के पैर में से एक स्टील सर्जरी प्लेट मिलती है जिसपे हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। अरविंदन उस हॉस्पिटल के बड़े सीनियर डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उस प्लेट को देखते ही पहचान लेता है। डॉक्टर कहता है कि ये प्लेट तो पिछले ही महीने लगवाई गई थी। अरविंदन कहता है कि पिछले महीने जिसने ये प्लेट लगवाई है उन सब की डिटेल्स मुझे चाहिए। डॉक्टर सारी डिटेल्स उसको दे देता है। अरविंदन हर एक के घर जाकर चेक करता है कि कोई मिसिंग तो नहीं। वो सबके सर्जरी मार्क भी देखता है। अभी तक तो उसे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अब एक लास्ट घर रह जाता है। अरविंदन और रवि उस घर में जाते हैं। सामने से सौरभ गेट खोलता है। वो सौरभ से पूछते हैं कि क्या तुमने पिछले महीने कोई सर्जरी करवाई थी। सौरभ हाँ में जवाब देते हुए उन्हें अपना वो निशान भी दिखाता है। यहाँ सौरभ का एक पिता भी था जो कि खाट पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन सौरभ यहाँ बातों को घुमा देता है। अरविंदन उसे पानी के लिए पूछता है। सौरभ काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। अब क्योंकि इन्हें यहाँ पर कुछ ठोस नहीं मिला, इसलिए ये वापस चले जाते हैं। अगले ही दिन हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसने वो अजीब सा मास्क पहन रखा था। इस बार किसी लड़की को उसने इलेक्ट्रिक रॉड से स्टन कर दिया। और अगले ही दिन फिर से एक डेथ बॉडी मिली। अब ये सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। जब वो किलर उस लड़की को इलेक्ट्रिक रॉड से स्टन कर रहा था, उसे एक भिखारी देख रहा था। वो भिखारी काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन हिम्मत जुटा के वो पुलिस स्टेशन तक जाता है। वहाँ वो कहता है बिजली मारा, उसको मार दिया। ऐसे ही वो लगातार कहे जा रहा था। ऑफिसर्स उसे पागल समझकर बाहर निकाल देते हैं। तभी एक लड़की भी वहाँ पर आई हुई थी। जब पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या हुआ मैडम, वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरा डॉग खो गया है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस वाला उसे कहकर जाने के लिए कहता है कि हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगले ही दिन अरविंदन अपने सभी ऑफिसर से पूछता है कि क्या कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। पहला ऑफिसर तो मना कर देता है, लेकिन दूसरा वाला कहता है कि सर वो भिखारी के बारे में तो बताइए। अरविंदन कहता है कि कौन सा भिखारी, बताओ मुझे। फिर वो मिलकर उस भिखारी के पास जाते हैं और इस बार वो भिखारी हर एक चीज को डिटेल में अरविंदन को बताता है। अरविंदन को अब किलर का थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। एब्सोल्युटली वो एक साइकोपैथ ही है। अब अरविंदन आसपास के एरिया में चेक कर रहा था जहाँ की उस भिखारी ने उस लड़की को देखा था। पास में ही एक गैरेज था। अरविंदन वहाँ जाता है। वहाँ पर एक स्कूटी उसे काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। अरविंदन गैराज ओनर से पूछता है कि ये स्कूटर किसकी है। वो बताता है कि एक मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि वो स्कूटर को आकर खुद ले जाएंगी, लेकिन वो अब तक आई नहीं। अब क्योंकि वो किलर सबका ही चेहरा बिगाड़ देता था, इसलिए किसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अरविंदन उस स्कूटर की सीट को निकाल देता है
उसके अंदर उसको एक फॉर्म मिलता है जिस पर उस लड़की का नाम और उसका एड्रेस था। अरविंदन कुछ ऑफिसर के साथ उसके घर जाता है। तभी एक ऑफिसर उसे देखते ही पहचान लेता है। वो कहता है कि मैम, आप तो कल पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी ना अपने मिसिंग डॉग की। अब पूनम काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। वो हाँ में जवाब देती है। अरविंदन उससे पूछता है कि तो उसकी कोई फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास। पूनम मना कर देती है। अरविंदन कहता है कि कमाल है, ना तुम्हारे घर में डॉग की फोटो है और ना ही किसी पेट का फूड। वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन तभी उसको दीवार पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है। दीवार पर एक तस्वीर थी जिसमें पूनम की जुड़वा बहन सोनम भी थी। ये दोनों ट्विंस थे। साथ ही अरविंद को वहाँ पर एक स्कूल की फोटो मिलती है जिसका नाम ट्विंस बर्ड लिखा हुआ था। और इस स्कूल की खास बात ये थी कि जो बच्चे इस स्कूल के फोटोग्राफ में थे वो सारे के सारे ट्विंस थे। अरविंदन उससे सबके नाम के बारे में पूछता है। एक एक करके पूनम सबका नाम बताने लगती है और तभी गौरव और सौरभ का नाम सामने आता है। अरविंद को एकदम से याद आता है कि वो हाल ही में सौरभ के घर गया था जिसके प्लेट सर्जरी हुई थी। कहीं वो भी ट्विंस तो नहीं, इसलिए वो उसके घर भी जाकर चेक करता है और एक सूटकेस में उसके साथ उसके भाई की भी तस्वीर निकलती है। जिसके बाद अरविंदन सौरभ और पूनम को दोनों को अपने कस्टडी में ले लेता है और उनको एक डेस्क पे बिठाकर सारा कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। अब ये दोनों सारा सच सच बताने लगते हैं कि उन दोनों को कॉल आई थी कि वो घर लेट से आएंगे, गौरव और सोनम, लेकिन काफी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी वो नहीं आते। और दोनों के ही फोन में एक अचानक से मैसेज आया था जिसमें गौरव और सोनम चेयर में बंधे हुए थे और वही अजीब मास्क वाला बंदा उनसे कहता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। वो दोनों को अलग अलग लोकेशन पर एक सुनसान इलाके में भेजता है जहाँ पर कोई चेयर में बंधा हुआ था, साथ ही वहाँ पर एक गन रखी थी। वो किलर उनसे फेक लाइव कॉल कर रहा था। वो कहता है कि सामने जो भी है उसे शूट कर दो वरना मैं तुम्हारे भाई को और पूनम की बहन को मार डालेगा। अब वो दोनों मजबूरी में वो शूट कर देते हैं। अगले शाम उनके मोबाइल पर फिर एक मैसेज आया था कि जब वो शूट कर रहे थे तो वो एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे। फिर कुछ देर बाद वही किलर वहां पर आता है और जिसे उन्होंने शूट करा उसका जो फेस रिवील करता है और जिसे उन्होंने शूट करा था वो और कोई नहीं, सौरभ का भाई गौरव और पूनम की बहन सोनम ही थी। अब वो किलर उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने गौरव और सोनम के बारे में बाहर किसी को बताया तो ये वीडियो सीधा पुलिस स्टेशन में जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं बता रहे थे। और सोनम भी उस दिन हिम्मत कर बताने गई थी लेकिन फिर मन बदल कर वापस आ गई। अरविंदन उन्हें पुरानी स्कूल की फोटोज दिखाकर कहता है कि क्या तुम्हें इनमें से किसी पर शक है, क्योंकि अब इस केस में एक ही क्लू मिला है जहाँ से तुम दोनों कनेक्ट हो, वो है ये स्कूल। वो दोनों बेंजामिन की तरफ इशारा करते हैं। अरविंदन कहता है कि क्या बेंजामिन का एड्रेस है तुम्हारे पास। वो दोनों मना कर देते हैं लेकिन उन्हें वो गीता मैम का एड्रेस दे देते हैं जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी। अरविंदन और रवि दोनों ही चले जाते हैं गीता मैम के घर। गीता मैम से वो बेंजामिन के बारे में पूछते हैं। गीता मैम उनको बताती हैं कि बेंजामिन और फ्रांसिस दोनों जुड़वा भाई थे। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने उन दोनों को पहली बार एक फुटपाथ पर देखा था। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, पास ही के गवर्नमेंट स्कूल में वो जाया करते थे। अब दोनों ही जुड़वा थे, इसलिए गीता मैम ने उन दोनों को अपने स्कूल में रहने के लिए ऑफर किया। बेंजामिन तो पहले मना कर रहा था लेकिन फ्रांसिस के कहने के कारण वो मान जाता है। अब ये जो स्कूल था ट्विंस बर्ड नाम से, इसमें केवल जुड़वा बच्चे ही पढ़ा करते थे। बेंजामिन शुरुआत से ही काफी ज्यादा होशियार था, उसके मुकाबले फ्रांसिस उतना होशियार नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ वो हर एक एक्टिविटी में ही अच्छा था। अब उनके चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे थे। हर एक टीचर अपनी क्लास को डांटते हुए उनके बारे में बताता था और उनके जैसा ही बनने के लिए कहता था। अब बेंजामिन और फ्रांसिस के क्लासमेट्स को ही उनसे नफरत होने लगी। एक बार स्कूल में चेस का टूर्नामेंट हुआ जिसको देखने के लिए सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे और ये स्कूल का टूर्नामेंट काफी ज्यादा बड़े लेवल पर था। वहाँ पर बेंजामिन एक काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है और स्कूल को गोल्ड मेडल जितवा देता है। अब ये देखने के बाद सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं कि उन्हें बेंजामिन और फ्रांसिस से कुछ सीखना चाहिए। सारे ही बच्चे बेंजामिन और फ्रांसिस से नफरत करने लगे थे। अगले ही दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब थी। तभी एक बच्चा दो मैडम को आपस में बात करते हुए सुन लेता है कि बेचारे फ्रांसिस को एक खतरनाक बीमारी है जहां उसे अंधेरे से डर लगता है। वो ज्यादा देर अंधेरे में रह नहीं सकता। तो जब लैब शुरू होती है तो फ्रांसिस फिजिक्स के लैब में चला जाता है और बेंजामिन केमिस्ट्री के लैब में। फिजिक्स लैब
लैब वाले मस्ती करके वहाँ की लाइट ही काट देते हैं और फ्रांसिस बेचारा यहाँ चिल्ला चिल्ला कर तड़पने लगता है। सब उस पर हंस रहे थे, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। बेंजामिन भागता हुआ आता है, लेकिन जब तक वो आता काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। फ्रांसिस इस बीमारी का शिकार हो गया था। बच्चों से अनजाने में ही सही, लेकिन एक काफी बड़ा गुनाह हो गया। गीता मैम बताती हैं कि उसके बाद से बेंजामिन को एक पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया और उसके अगले ही साल स्कूल में आग लग गई, जिसमें उनके पति भी जलकर मर गए। अरविंदन यहाँ मैम को थैंक यू बोलता है और सारे एड्रेसेस उनसे ले लेता है। जाते वक्त वो रवि को उसके घर ड्रॉप करता है। रवि का एक छोटा सा बेटा भी था। तभी अचानक अरविंदन को ऑफिसर विवेक की कॉल आती है। विवेक कोमा से बाहर आ गया था और अरविंदन को सतर्क रहने के लिए कहता है, मेरा जो एक्सीडेंट था वो एक फुली प्लान्ड एक्सीडेंट था। मुझे होश है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो साइड में मेरे एक ब्लैक विंटेज कार खड़ी थी। अरविंद के हाथ एक और क्ल्यू लगता है, जितने भी विक्टिम्स के अब तक खून हुए वो सब उनके बर्थडे के दिन ही हुए, क्योंकि जिस दिन फ्रांसिस मरा उस दिन उसका भी बर्थडे ही था। अब जो गीता मैम से उसने एड्रेस लिया था उसमें केवल एक ही ट्विंस थे जो कि अभी तक सही सलामत थे, मीनाक्षी और सोनाक्षी। वो उन दोनों के घर जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। वो बताती हैं कि कल। वो उन दोनों को लेकर सीधा ऑफिसर रवि के घर जाता है। वो कहता है कि अब अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जो जगह है वो इसका घर है, तुम लोग यहीं 2 दिन तक रहोगे। तभी उसे गीता मैम की कॉल आती है। वो बताती हैं कि पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लायक है या नहीं, लेकिन आज फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी है। मैं हमेशा फ्रांसिस के डेथ एनिवर्सरी पे फूल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो उसके कब्र पर पहले से ही एक फूल रखा होता है। इसका मतलब तुम समझ गए होगे। अरविंदन तुरंत अपनी गाड़ी को लेकर ग्रेवयार्ड की तरफ पहुँचता है। वहाँ जाकर वो छुप जाता है। तभी वो देखता है कि एक ब्लैक विंटेज कार वहाँ पर आ रही है, जो कि हर एक मर्डर एरिया में स्पॉट हुई थी। जरूर ये बेंजामिन ही है। ब्लैक कपड़ों में एक आदमी फूल लेकर के फ्रांसिस पॉल की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपना मास्क हटाता है तो ये और कोई नहीं, ऑफिसर रवि था। ये कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। ऑफिसर रवि जिसके घर पर अरविंदन ने मीनाक्षी और सोनाक्षी को रखा था, असल में वही बेंजामिन है। अरविंदन उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी रवि उसको धक्का दे करके भाग जाता है। यहाँ रवि ने अपना मुंह तो ढक लिया था। अरविंदन उसका पीछा करते हुए एक सुनसान एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर मीनाक्षी और सोनाक्षी भी थी। रवि और अरविंदन के बीच हाथापाई होती है और तभी अरविंदन एक रिवॉल्वर मीनाक्षी की तरफ फेंकता है। वो कहता है कि सामने लिफ्ट में से जो भी आए तुम तुरंत आंख बंद करके उसको शूट कर देना। मीनाक्षी ऐसा ही करती है, लेकिन जब वो आंख खोल कर देखती है तो सामने से सोनाक्षी आ रही थी, जिसको कि अब गोली लग चुकी थी। तभी रवि देखता है कि अरविंदन के सीने पर फ्रांसिस लिखा हुआ था और यही इस मूवी का सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट था। बेंजामिन रवि नहीं बल्कि ऑफिसर अरविंदन था, जिसने इस केस को शुरू से लीड किया। तभी वहाँ पर ऑफिसर विवेक भी आ जाता है, जिसको ये पता चल चुका था कि अरविंदन ही बेंजामिन है। बेंजामिन अब सरेंडर कर देता है। वो बताता है कि मैंने ही ऑफिसर विवेक का एक्सीडेंट करा। ऑफिसर विवेक बताता है कि जब तुमने मेरा एक्सीडेंट किया तो तुमने मुझे हॉस्पिटल भी छोड़ा और उस कार में जो लाइटर मैंने देखा था वही सेम लाइटर तुम्हारे पास था। इससे मैं अंदाजा लगा पाया कि तुम ही बेंजामिन हो। फिर मैंने तुम्हारी हिस्ट्री चेक की, जिसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हें गोद लिया गया था और अब तो मैं श्योर हो चुका था कि तुम ही बेंजामिन हो। अरविंदन हंसता है और बताता है कि हाँ मैं ही बेंजामिन हूँ। वो बताता है कि मैंने शुरुआत से काफी ज्यादा अच्छा प्लान किया था। रवि के बेटे को मैंने किडनैप किया ताकि वो ये सब करने पर मजबूर हो सके और अब मैंने अपने भाई फ्रांसिस का बदला ले लिया है और अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। इसके बाद बेंजामिन को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन उसकी डेथ बॉडी मिलती है। बेंजामिन के आखिरी वर्ड्स थे कि फ्रांसिस मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्या कोई ट्विंस आपके भी स्कूल में पढ़ता है। अगर हाँ तो उनके नाम कमेंट में जरूर लिख कर जाना। और ऐसी ही मूवीज पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।